गाइस, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर की बुलेटिन क्लास, जिसके अंदर सुएज नहर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हाल ही के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज के अंदर हाईलाइट टॉपिक आ चुका है। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर एक बड़ा सा एवरग्रीन नामक जहाज है, वो कहीं ना कहीं नहर के अंदर फंस गया था। उसके अकॉर्डिंग ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं न्यूज के अंदर चर्चा में रहता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो टॉपिक न्यूज के अंदर रहता है उस टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट हो चाहे वो करंट पार्ट हो, उससे इम्पोर्टेंट क्यूज और यूपीएससी अदर स्टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सुएज नहर के बारे में डिटेल से जानेंगे कि सुएज नहर का निर्माण आखिर क्यों किया गया और निर्माणकर्ता कौन है और हाल ही के अंदर ये चर्चा में क्यों है। शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक सुएज नहर, जिसका निर्माण फर्डिनेंड लेसेप्स, जो कि एक सुएज नहर के जो पितामह कहा जाता है, सुएज नहर का जो जन्मदाता कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? फर्डिनेंड लेसेप्स को। ठीक है ना। उन्होंने 1869 के अंदर अपना एक विजन रखा था कि कहीं ना कहीं भूमध्य और जो लाल सागर है, इनके बीच में जो गलियारा है, इनको काटकर एक छोटा समुद्री मार्ग प्रदान कर दिया जाए, ताकि वेस्ट एरिया के अंदर जो वेस्ट कंट्रीज है, वहाँ पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समुद्री व्यापार होता है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। तो सुएज नहर का निर्माण करता कौन हो जाएगा? फर्डिनेंड। और उन्होंने 1869 के अंदर उसको निर्माण करके इस नहर को खोला गया। जबकि आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था और 1869 के अंदर सुएज नहर को खोला गया था। आते हैं सुएज नहर, जिसका जो भी प्रबंध है, जिसका मैनेजमेंट है, वो सुएज कैनाल नामक कंपनी करती है। ठीक है ना। सुएज नहर जब भी बनी थी तो पूरे 20 साल का टाइम पीरियड लगा था। ठीक है ना। और इसके अंदर फ्रांस, तुर्की और मिस्र, 3 कंट्रीज है, फ्रांस, तुर्की और मिस्र, इन्होंने इस नहर को बनाने में जो अपना योगदान दिया, शेयर खर्च किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मुद्रा खर्च की थी, ये तीनों देश का योगदान शामिल रहा। लेकिन कुछ समय बाद जब ये नहर 1869 के बाद खोल दी गई थी, तो कहीं ना कहीं देशों के बीच में जो अधिकार को लेकर झगड़ा हो चुका था। तो 1888 के अंदर जब ये नहर ओपन हुई थी, उस समय इस झगड़े को शांत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि हुई थी, जिसको 1888 का एक सुएज नहर पैक्ट कहा जाता है, जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि इसके बाद, यानी 1888 के बाद जो भी युद्ध होगा, चाहे शांति विराम होगा, किसी भी कंडीशन के अंदर ये नहर बंद नहीं होगी, यानी इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओपन रहेगा। इसके अंदर किसी भी देश को कोई तरह की व्यापारिक बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन कुछ समय अंतराल वापिस जब फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी सेना यहाँ पे भेज दी थी, ठीक है ना, तुर्की, जहाँ पर मिस्र और फ्रांस और ब्रिटेन की सेना के बीच में विवाद खड़ा हो गया। लेकिन इस बार में मिस्र देश ने अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए सुएज नहर को अपने अधिकार में ले लिया, और अधिकार लेने के बाद 1956 के अंदर इस नहर का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जहाज हैं, वो अपने देश को व्यापारिक दृष्टि से उपयोग ले सकते हैं इस नहर को। ठीक है ना। अब आते हैं इस नहर का महत्व। विश्व का 12%, यानी विश्व का 12% भाग है व्यापारिक दृष्टि का, वो सुएज कैनाल से होता है। सुएज कैनाल से विश्व का 12% भाग व्यापारिक दृष्टि से होता है। व्यापार जो कि पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड नामक कंट्रीज है, वो यहाँ से होकर फिर सुएज कैनाल से होकर यूरोप में और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर अपना व्यापार बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो उसकी दृष्टि से अब लोग जानते हैं सुएज नहर। सुएज नहर जो कि मिस्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि सुएज नहर की शुरुआत होती है वो भी मिस्र के पोर्ट सईद नामक बंदरगाह से होती है। ठीक है ना। सुएज नहर है जो कि लाल सागर के अंदर एक पोर्ट सईद बंदरगाह है, जो कि मिस्र देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहाँ से सुएज नहर का जो प्रारंभ होता है और भूमध्य सागर के अंदर ये एंड होती है। यहाँ से भी भूमध्य सागर हो गए, यूरोप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर इनका व्यापार होता रहता है। इनसे फायदा ये हुआ कि यूरोप से कोई भी माल
एशिया में पहुंचाने के लिए जो 6000 मीटर की दूरी है वो उसकी क्या होगी, कमी हो गई। ये सबसे बड़ा फायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक दृष्टि से समुद्री गलियारे के अंदर यूरोप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिम से पूर्व से पश्चिम देशों के अंदर जो व्यापार होता है वो 6000 किलोमीटर की दूरी का फायदा हुआ। पहले क्या होता था कि जब भी भारतीय मुंबई बंदर का मारमागांव, गोवा और कांडला से होकर कोई भी व्यापारिक दृष्टि से मसाले उपयोगी चीजें पहुंचाई जाती थी, वो दक्षिणी अफ्रीका, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अंतिम देश है दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ की कैपटाउन बंदरगाह है जो काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, फेमस बंदरगाह है। यहाँ से कोई भी व्यापार होता था और कैपटाउन जाता था, कैपटाउन के माध्यम से यूरोप जाता था। तो कहीं ना कहीं ये 6000 किलोमीटर की दूरी है वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस बढ़ा देती थी, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से ये व्यापार लंबी दूरी तक समुद्री जहाज होकर लेके जाता था, तो कहीं ना कहीं उसका समुद्री अंतर्राष्ट्रीय कोष देना पड़ता था, तो उस वस्तु की कीमत क्या थी, बढ़ जाती थी और उसका खामियाजा तो आम जनता को भुगतना पड़ता था। अब करते हैं थोड़ा इसके बारे में भौगोलिक दृष्टि से महत्व, ठीक है ना। ये सुएज नहर जो कि एशिया और यूरोप के बीच में एक छोटी समुद्री सीमा प्रदान करती हैं, ठीक है ना। एशिया और यूरोप, ये एशिया है, यहाँ का एशिया का इलाका है, और ये यूरोप है। इसके बीच के अंदर ये जो समुद्री इलाका है जो कि छोटा सा गलियारा प्रदान करते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा के अंदर सुएज कैनाल कहते हैं, ठीक है ना। और अफ्रीका और एशिया को अलग करता है, यानी ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है, इनके बीच को अलग करने का काम कौन करता है, सुएज नहर करता है। ये बीच के अंदर गलियारा है, ठीक है ना। अब आते हैं सुएज नहर के बारे में। आखिर सुएज नहर की विशेषता क्या है। सुएज नहर जिसकी जो लंबाई है वो 162 किलोमीटर है। 162 किलोमीटर ये लंबी नहर है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ने का काम करती हैं। वो कितने किलोमीटर से जोड़ती हैं, 162 किलोमीटर, और 60 मीटर की चौड़ाई है। यानी इसका जो इस प्रकार से चौड़ाई का दायरा है वो कितना है, 60 मीटर दायरा है, और 16.5 यानी 16.5 मीटर है जो गहरी है। इसके जो तल है वो कितना है, 16.5 मीटर है, ताकि जहाज आसानी से गुजर सके। 24 घंटे में ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर 50 से ज़्यादा जहाज नहीं गुजर पाता है। इसका रीजन ये है, इस चौड़ाई कम होने की वजह से जहाज़ों को शिफ्टिंग के अंदर भेजा जाता है, जिसकी वजह से 50 से ज़्यादा जहाज गुजर नहीं पाते हैं। यहाँ से पूर्व से पश्चिमी कंट्रीज है जो को भूगोल की साइड से हम देखा जाए तो ये पश्चिमी देश माने जाते हैं। तो यहाँ से जो भी प्राकृतिक मसाले हैं, जैसे भारत में चाय है, विभिन्न प्रकार जो केरला से मसाले होते हैं, इनको यूरोप और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पहुँचाने के लिए सुएज कैनाल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो सुएज नहर बनने के बाद 6000 किलोमीटर की जो दूरी कम हुई है, उसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को भी हुआ, और पाकिस्तान, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, जो श्रीलंका, इनके कंट्रीज को भी हुआ था। और यहाँ से जब माना जाए तो यूरोप से और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के माध्यम से जो कॉस्मेटिक आइटम होते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो वीर निर्माण कार्य के आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं, और विभिन्न प्रकार जो मेडिकल क्षेत्र के अंदर उपयोग करने वाले यूरोप से जो काम की चीज़ें आती हैं, उनको पहुंचाने के लिए आप डायरेक्ट कम कॉस्ट के अंदर सुएज नहर के माध्यम से इंडिया और पाकिस्तान, इन देशों में सप्लाई कर दी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुएज नहर को 8 बार बंद किया गया है। विभिन्न प्रकार के आपसी देशों के विवाद के कारण ये सुएज नहर कितनी बार बंद हो गई, 8 बार, ठीक है ना। 8 बार इस नहर को बंद किया गया, और 1975 के अंदर इसको अंतिम बार खोला गया। 1975 के अंदर नहर अंतिम बार खुली थी, और मिस्र देश के अंदर इसका अधिकार हो गया, उस समय हो गया था। और मिस्र देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी सुएज नहर को कहा जाता है। अब आते हैं मेन हाईलाइट टॉपिक कि हाल ही के अंदर ये चर्चा में क्यों है। एवरग्रीन नामक एक जहाज था जो कि ताइवान देश, ठीक है ना, चाइना के पास पड़ता है, ठीक है ना। ताइवान देश है, ताइवान देश की एक कंपनी है, ठीक है ना, एवरग्रीन। उन्होंने एवरग्रीन नामक एक जहाज का निर्माण किया गया था, और ये जहाज 400 मीटर लंबा है। कितना है, 400 मीटर का इसका दायरा है जहाज की लंबाई। ये जहाज आप मैप के अंदर देख रहे हो, ठीक है ना, एक कर्तन रूप से बनाया गया है। और ये मैं सुएज नहर का जो डायग्राम है वो भी बनाया, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा कि आखिर जहाज क्यों फंसा था, किस रीजन की वजह से फंसा था। जहाज जो कि चौड़ाई कितनी है, 59 मीटर, ठीक है ना, और सुएज नहर की चौड़ाई कितनी हो गई,
60 मीटर, यानी 1 मीटर की गैप से ये जहाज अपना बैलेंस होके सीधी की वजह से टेढ़ा हो गया, और टेढ़ा होने की वजह से क्या हो गया, ये नहर बंद हो चुकी थी, और जितने भी इधर से आने वाले जहाज और भूमध्य सागर से आने वाले जहाज सब स्टॉप हो गए। उनकी वजह से क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माल मसाले हैं और प्राकृतिक संसाधन उसको पहुंच में काफ़ी देरी हो गई, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी समस्या का सामना उठाना पड़ा। इन जहाज को ताइवान कंपनी द्वारा संचालित किया गया है, और ये जहाज 20 लाख टन सामान लेके चाइना से जा रहा था, कहाँ पे, नीदरलैंड, यानी ये चाइना है, मान लो यहाँ पे चाइना है, ठीक है ना, यहाँ से ये नीदरलैंड जा रहा था, यहाँ से घूम के भूमध्य सागर से होकर लाल सागर होकर यहाँ पे नीदरलैंड है, जहाँ कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नीदरलैंड के हेग शहर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मुख्यालय है वो यहाँ पर हेग के अंदर स्थित है, और यहाँ का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है पोर्ट रोटरडम। वहाँ पर ये एवरग्रीन नामक जहाज पहुँचना था, लेकिन यहाँ आते आते उन्होंने जो प्राकृतिक आपदाएं आई, अचानक से हवा का रुख बदला, और समुद्री हवा की वजह से ये जहाज इस कंडीशन में जा रहा था, लेकिन हवा की वजह से ये टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने की वजह से क्या हुआ, ये नहर की वजह से ये टेढ़ा हो गया, और नहर के अंदर ये स्टॉप हो गया। अब इधर से आने वाले जहाज और इधर से आने वाले जहाज आपस में रुक गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। अब इस जहाज 20 लाख टन यानी इतना वजन लेके गया था, इसको आसानी से बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो पुश बोट, जो छोटी छोटी बोट होती है, बड़े शिप्स के साथ चलती हैं, जिसको नहर के पार करने के लिए उसके साथ उसको पुशअप किया जाता है, उन छोटी छोटी बोट के माध्यम से इस जहाज को 3 या 4 दिन के अंदर कड़ी मशक्कत के बाद इनको निकाला गया, ठीक है ना। भारत के जो प्रमुख बंदरगाह है, मुंबई है, मारमागांव, कांडला है, और इधर अहमदोता चाइना, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना, जापान, विभिन्न प्रकार के बंदरगाहों से व्यापार होता है। वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर के माध्यम से होता है, और विश्व का लगभग 12% जो व्यापार होता है वो किससे होता है, सुएज कैनाल से, ठीक है ना। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर आप लोग प्रशांत महासागर और उत्तरी और दक्षिण प्रशांत महासागर देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो कि भूमध्य सागर हो गया, यहाँ पे लाल सागर हो गया, ठीक है ना, यहाँ अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ का जो जियोग्राफिकल मैप है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। और सुएज नहर का निर्माण से फायदा क्या हुआ कि 6000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई, और जो भी पश्चिम देश से दूसरी पश्चिम देशों तक जो मसाला है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, उसको पहुंचाने में काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर फ़ायदा हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए ग्रामर साबित होगा, और नॉलेज की दृष्टि से ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। ऐसे भी हम लोग टॉपिक आगे लेते आते रहेंगे, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग बेहतर से बेहतर आप लोगों को टॉपिक प्रदान करें। इस प्रकार से जो करंट अफेयर में जो हाईलाइट टॉपिक रखता है उनको हम लोग आप लोगों तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और सब लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहें, और आसपास सफाई रखें, देश के जवानों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।